तमाचा। कई बार परिवर्तन लाने में पूरा जीवन बीत जाता है, तो कभी एक छोटी सी चीज बड़ा परिवर्तन ले आती है। मेरे साथ भी यही हुआ। एक उस एक तमाचे ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। हेलो मैम, मेरा नाम वनीता है। मैंने आपकी पत्रिका के लिए एक कहानी सपने भेजी थी। क्या आपको मेरी कहानी पसंद आई? सपने? जी हाँ, वो कहानी नहीं छाप सकते। पर क्यों मैम? फिर से रिजेक्ट हो गई मेरी कहानी? मैम, मैंने अपनी कहानी में एक सामाजिक मुद्दे से प्रेरित। मैम, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी कहानी आपकी पत्रिका का हिस्सा बने। देखिए वनीता जी, दरअसल हम इस तरह की कहानी पहले भी छाप चुके हैं। आप अच्छा लिखती है। आपके आसपास इतनी चीजें होती है और घटित भी होती है जिस पर एक अच्छी सी कहानी गढ़ सकती है। इसीलिए राइट समथिंग डिफरेंट, कुछ ऐसा जो पाठकों को बांध सके। यू आर ए गुड राइटर विनीता जी। सो राइट समथिंग इनोवेटिव एंड इम्प्रेसिव। मैं जानती थी कि मेरा जवाब उन्हें मायूस कर देगा, पर जवाब तो देना ही था। ओके मैम, शायद मेरी यह कहानी आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, पर मैं कुछ और डिफरेंट लिखने की कोशिश करूंगी। पर मैम, आपसे एक विनती है, हो सके तो एक बार थोड़ा समय निकालकर इत्मीनान से आप मेरी कहानी दोबारा जरूर पढ़िएगा। मैंने बहुत मन और जज्बातों से लिखी है। प्लीज मैम। जी जरूर, कहकर मैंने फोन रख दिया। विनीता जी की विनती भरी आवाज से मेरा हृदय कुछ विचलित हो गया। उनका अपनी कहानी पर विश्वास और आत्मविश्वास मुझे उनकी कहानी दोबारा पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि कहीं मैंने या हमारी टीम ने उनके कहानी को रिजेक्ट करने में कोई जल्दबाजी तो नहीं कर दी। एक बार दोबारा उनकी कहानी को पढ़ने की उत्सुकता में मैंने ऑफिस में जल्दी जल्दी अपने सभी काम खत्म किए। काम खत्म करते करते शाम गिर गई थी। बाहर थोड़ी थोड़ी रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगी थी। सुबह से ही ठंडी तेज हवा के साथ बादल आसमान में डेरा जमाए हुए बैठे थे, पर बरसने का समय उन्हें अब मिला था। मौसम अत्यंत खुशनुमा हो गया था। मैंने अत्यंत गर्व के साथ अपनी कार की चाबी और अपना लैपटॉप उठाकर कांताबाई को फोन किया। हेलो। हाँ कांताबाई, मैं बस 10 मिनट में घर पहुंच रही हूँ। आप बस वो मेरे लिए ब्लैक कॉफी तैयार रखना। घर पहुंचकर फ्रेश होकर मैं बालकनी में बैठ गई। सामने ढलता सूरज समुद्र के आगोश में समाता हुआ अत्यंत खूबसूरत लग रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं और लहरों का तालमेल मेरी सारी थकान मिटा रहे थे। भाभी, आपकी कॉफी यही टेबल पर रख दो कांताबाई, उसने कहा। मैं अपना लैपटॉप खोलने में मशगूल हो गई। प्रशांत टूर पर गए थे और बच्चे दूसरे शहरों में अपनी अपनी नौकरियों में खुश और व्यस्त थे। अर्थात मेरे एकांत में विघ्न डालने वाला कोई नहीं था। मैंने कुतूहलवश लैपटॉप में विनीता जी की कहानी दोबारा पढ़नी शुरू कर दी। कहानी की शुरुआत अत्यंत साधारण सी थी, किंतु जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई मैं उसमें खोती चली गई। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कहानी की मुख्य किरदार नंदिनी नहीं, मैं हूँ, और वो कहानी मेरा संघर्ष भरा अतीत। कहानी में नंदिनी जिस तरह अपने अस्तित्व और अपने सपनों के लिए लड़ती है, मैं भी तो ऐसे ही लड़ती थी अपने लिए, अपने अस्तित्व के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। नंदिनी एक लेखिका बनना चाहती थी। उसने सरस से प्रेम विवाह किया, किंतु उसके पुरुष प्रधान बेहद रूढ़िवादी ससुराल वालों ने उसके सभी सपने पैरों तले कुचल दिए। मेरे मेरे भी तो सपने ऐसे ही बेरहमी से कुचले गए थे। ये सोचते हुए मेरी आंखें नम होने लगी और कब मैं कहानी में खोई अपने अतीत के गलियारों में भटकने लगी, मुझे आभास ही नहीं हुआ। लेखिका बनना मेरा बचपन का सपना था। एक लेखक अपने शब्दों की कल्पना से अकल्पनीय विचारों के सागर में हिलोरे भरता है। मुझे भी शब्दों की खूबसूरती को कहानियों और कविताओं में पिरोना बहुत प्रिय था। अक्सर जो भावनाएं हम मुंह से बोलकर व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, शब्दों के माध्यम से हम उसे
व्यक्त कर अपने हृदय को सुकून देते हैं। हिंदी साहित्य मेरा प्रिय विषय था और इसी में मैंने बीए किया। देहरादून वाली बुआ अक्सर माँ को कहती, भाभी छोरी को इतना पढ़ाओगी तो अच्छा छोरा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत हो चुकी है अब पढ़ाई चढ़ाई, उम्र हो रही है, अब उसकी हाथ पीले कर दो। देखो भाभी, एक बार जो उम्र बीत गई तो कोई ढंग का रिश्ता भी नहीं मिलेगा। हो जाएंगे जीजी, हाथ भी पीले हो जाएंगे। बस पढ़ाई के 1-2 साल बचे हैं, फिर करेंगे धूमधाम से रागिनी की शादी। माँ का उत्तर सुन बुआ उन्हें 1-2 बात सुनाती और मन मसोच कर फोन कर देती। माँ हमेशा मुझे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करती और पापा मुझे मेरी लेखनी को पत्रिकाओं के माध्यम से दुनिया से परिचित करवाने के लिए प्रोत्साहित करते। इसी बीच मैंने एमए में दाखिला ले लिया। कॉलेज थोड़ा दूर होने के कारण पापा ने वो दूरी भी कम कर दी। मुझे कार चलाना सिखाकर एक नई कार दिलवा दी। मेरे दिन तो जैसे पंख लगाकर उड़ने लगे। उसी उड़ान में मेरा साथी था प्रशांत। कॉलेज में ही हमारी दोस्ती हुई और फिर कब उस दोस्ती ने प्रेम का रूप ले लिया हमें हबासी नहीं हुआ। प्रशांत देखने में जितना खूबसूरत और आकर्षक था, उसके विचार उससे भी ज्यादा खूबसूरत और सुलझे हुए थे। रागिनी देखो, इस पत्रिका में कहानी प्रतियोगिता आई है, तुम एक अच्छी सी कहानी लिख कर भेज दो। मुझे यकीन है तुम्हारी कहानी जरूर चयनित होकर इसमें छपेगी। भाई आखिर तुम लेखक लोगों का हुनर होता है अपने शब्दों से अकाल्पनिक और काल्पनिक में परिवर्तित कर लोगों को क्षितिज की सैर कराने का। वो बोलता जा रहा था और मैं अपलक उसे निहार रही थी। प्रशांत तुम शादी के बाद भी मेरा ऐसे ही साथ दोगे ना? मेरे सपनों को उड़ान भरने में मेरे साथी बनोगे ना? रागिनी मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ और फिर जब मैं अपने सपने जीना चाहता हूँ, उसमें खूबसूरत रंग भरना चाहता हूँ, तो तुम्हारे सपनों को बेरंग करने का गुनाह मैं कैसे कर सकता हूँ? उसने बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में रख ये बात बोली तो मुझे तो मानो मेरी दुनिया ही मिल गई। अरे हाँ, इन सब बातों में मैं ये बताना तो भूल ही गया, मैंने हमारी शादी के लिए भाऊजी को भी राजी कर लिया। बस अब जल्दी ही तुम्हें दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरी खुशी 7वें आसमान में थी और मेरे सपने इंद्रधनुष में विचरण करने लगे थे। भाभी भाभी आप अपना फोन नहीं उठा रही थी, तो भैया ने लैंडलाइन पर फोन कर आपसे बात करवाने को कहा है। कांताबाई की बात से मैं उस कहानी की दुनिया से बाहर यथार्थ के धरातल पर वापस आ गई। मैंने अपना फोन उठाया तो देखा उसमें प्रशांत की 5 मिस कॉल थी। प्रशांत मेरा पति पत्नी के रिश्ते से ज्यादा दोस्ती का रिश्ता था। हमने हमेशा एक दूसरे पर अपनी इच्छाओं को थोपने की जगह एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान किया। हमारे बीच एक प्रगाढ़ प्रेम की यही मजबूत नींव थी। हेलो प्रशांत, क्या हुआ जो इतनी सारी मिस कॉल कर दी? प्रशांत को फोन पर मैंने कहा। अरे यार, तुम्हारी फिक्र हो रही थी। न्यूज में लगातार मुंबई में जोर से बारिश की न्यूज आ रही थी, बस इसीलिए। डोंट वरी प्रशांत, मैं घर पर ही हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है। अच्छा चलो, अपना ध्यान रखना, यहाँ थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है। रखता हूँ। लव यू रागिनी। गुड नाइट एंड लव यू टू प्रशांत। प्रशांत का यही प्रेम मेरी ताकत है। उसका निश्चल प्रेम मुझे अतीत की सब कड़वाहट बुला देता है। मैंने कहानी पुनः पढ़नी शुरू की। परिवार की सहमति से नंदिनी और सरस ने विवाह कर लिया। दोनों स्वप्न लोक में विचरण करने लगे। समय जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा। सरस के घर का परिवेश रूढ़िवादी और पुराने ख्यालों के साथ तानाशाह भी था। बदलते जमाने, बदलती सोच के बीच में आज भी काफी परिवार और उनकी सोच है जो न बदलाव देखते हैं और न बदलाव चाहते हैं। वो तो बस लकीर के फकीर बने बैठे हैं। दुनिया चाहे चांद पर पहुंच गई, पर वे लोग अभी भी अपनी झूठी खोखली शाख में जी रहे हैं। सरस का परिवार भी उन्हीं में से एक था।
उसके परिवार में स्त्रियों का स्थान केवल चूल्हे चौके तक सीमित था। उनको सपने देखना और उन सपनों को पूरा करने का कोई हक नहीं था। सरस के बाबूजी का एक छत्र राज था, पर सरस नंदिनी का पूरा साथ देता। जब कभी भी नंदिनी उदास होने लगती तो वो बड़े प्रेम से उसे कहता, नंदिनी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सरस के प्रेम की छांव में वो मुस्कुराते हुए ससुराल में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करने लगती, किंतु समय के साथ साथ अब उसका दम घुटने लगा था। उसका अस्तित्व और उसके सपने सब खत्म से हो रहे थे। कहाँ वो विवाह से पहले एक आजाद पंछी की तरह उड़ती रहती। लैपटॉप और गाड़ी के उसके दोस्त थे, पर यहाँ ससुराल में लैपटॉप और गाड़ी तो बाबूजी ने पहले दिन ही ये कहकर, औरतों की शोभा घर का काम होता है, जो लैपटॉप पास में होगा तो ये औरतें बिगड़ जाएगी। न जाने क्या क्या होता है इसमें, और गाड़ी चलाना औरतों को नहीं पुरुषों को ही शोभा देता है। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। ये सब कहकर दोनों दोस्त अपना लैपटॉप और गाड़ी उन्होंने अपने पास जब्त कर लिए थे, और वो एक मृगदर्शक बनी सब कुछ देख रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पंख काट दिए हो। वो भीतर ही भीतर छटपटाने लगी। सरस भी डर के कारण अपने बाबूजी समक्ष कुछ न बोल पाया। उसके सारे सपने बड़ी बेरहमी से बाबूजी ने पैरों तले कुचल दिए। उसके द्वारा की गई हर कोशिश बेकार हो जाती और उसे सिर्फ निराश मिलती। उसके भीतर का लेखक अब फड़फड़ाने लगा था। वो कहते हैं ना, लाख रोक लो पर नाचने वाले के पैर नहीं रुक सकते, और लिखने वालों की कलम। वो अब चोरी चोरी लेखन का कुछ अंश अपने फोन या फिर डक के माध्यम से पूरी करने लगी। अब उसके भीतर बाबूजी के डर और उसके अस्तित्व और सपनों में जंग होने लगी। कभी डर का पलड़ा भारी होता तो कभी सपनों का। इसी जद्दोजहद में वक्त बीत रहा था। एक दिन सुबह सुबह बाबूजी के गुस्से भरी आवाज, नंदिनी नीचे आओ, से पूरा घर कांप गया। नंदिनी को हिंदी साहित्य लेखन में योगदान के लिए हिंदी लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था, और उसकी तस्वीर अखबार में छपी थी। बाबूजी का पुरुष हेम ये कतई स्वीकार नहीं कर पाया कि उसकी आज्ञा की अवहेलना हुई, कि घर की एक औरत को सम्मान दिया जा रहा था। कितनी स्वार्थी सोच थी उनकी। उनका क्रोध अपने चरम सीमा पर था। बाबूजी क्रोधित होकर बोले, नंदिनी, तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी इस तस्वीर ने आज हमारे मुंह पर तमाचा मारा है, हमारी इज्जत पर तमाचा मारा है। इसकी इजाजत से अपना लेखन साहित्य बेचती थी तुम। बाबूजी, वो इसमें नंदिनी का कोई दोष नहीं, मैं बेचता था उसका लिखा लेखन साहित्य। बाबूजी, लेखन नंदिनी की सांसों में बसता है। और कांपते कांपते बाबूजी की बात को बीच में काटकर जैसे ही सरस बोला, उनका क्रोध नियंत्रण से बाहर हो गया। उस दिन अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़कर उन्होंने एक जोरदार तमाचा सरस के मुंह पर लगा दिया। उस तमाचे की गूंज से थर थर कांपती नंदिनी वही जड़वत हो गई, पसीने पसीने हो गई थी वो। उसकी आंखों के समक्ष अंधेरा छा गया था। विनीता जी की कहानी पढ़ते पढ़ते मेरे कानों में भी वर्षों पुराने प्रशांत को लगे उस तमाचे की गूंज गूंजने लगी। मेरी आंखों के समक्ष अंधेरा छाने लगा। पूरा शरीर पसीने से बतर हो गया था मेरा। अतीत मेरे आंखों के समक्ष घूमने लगा। बस प्रशांत के बाबूजी, बस बस हो गया। आज इस तमाचे की गूंज एक तूफान लेकर आई है। आज आपने प्रशांत को नहीं, मेरे मुंह पर तमाचा मारा है, मेरी परवरिश को तमाचा मारा है। औरतों की इज्जत करना, उनका सम्मान करना मैंने प्रशांत को सिखाया था। मैंने इसे सिखाया था कि औरत के भीतर भी प्राण होते हैं, जिसमें संवेदना और सपने पलते हैं, और उन सपनों को पूरा करना कोई गुनाह तो नहीं। पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम पर टिका होता है, एक दूसरे के सम्मान पर टिका होता है। खैर, आप क्या समझेंगे इस प्रेम को? आज तक इस परिवार के पुरुषों ने औरतों को सदा पैर की जूती समझा है। कभी भी उन्हें वो मान सम्मान और खुशी नहीं दी जिसकी वे हकदार थी। अम्मा जी भी
ये सहते सहते चली गई और मैं भी ऐसे ही चली जाऊंगी, पर रागिनी के साथ ये सब अन्याय नहीं होने दूंगी। मेरे सपने तो आपने अपने पैरों तले कुचल दिए, पर रागिनी अपने सपने जिएगी भी और उन्हें पूरा भी करेगी। आज भी अगर मैं चुप रहती तो रागिनी का अस्तित्व, उसके सपने, उसका आत्मसम्मान सदा के लिए आपके क्रोध की बलि चढ़ जाते। आखिर क्या गुनाह किया है रागिनी ने? अरे हमें तो उस पर गर्व होना चाहिए कि हमारे परिवार की बहू ने हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। लेकिन नहीं, यहाँ तो एक अंधा खोखला अहंकार बसता है। बस अब बहुत हो गया प्रशांत के बाबूजी। रागिनी और प्रशांत अब यहाँ नहीं रहेंगे। रागिनी, ये लो अपना लैपटॉप और अपनी गाड़ी की चाबी और पूरे करो अपने सपने और सार्थक करो अपना जीवन। प्रशांत, जा, ले जा इस पिंजरे से निकाल कर और अपने पंख पसार कर उड़ने दे इसे खुले आसमान में। उस दिन ये कहकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन उनके भीतर का वर्षों पुराना ज्वालामुखी फटा था। माँ के इस अप्रत्याशित रूप से बाबूजी का अहम चूर चूर हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक जोरदार तूफान के बाद शांति छा गई हो। रागिनी, चलो, ये कहकर प्रशांत मुझे मुंबई ले आया। उस हादसे का मानसिक तनाव मुझ पर हावी होता जा रहा था। मैं गहरे अवसाद में थी। प्रशांत के प्रेम की गहराई, उसका अपनापन, उसका साथ मुझे उस अवसाद से बाहर खींच लाया। प्रशांत के अहाद प्रेम और निष्ठा ने मुझे कभी टूटने नहीं दिया, वरना हमेशा मुझे सहलाया और संभाला था। माँ के भी अक्सर फोन आते और वे गर्व के साथ मुझे ढेरों आशीर्वाद देती। आज मैं अपने सपने जी रही हूँ। मेरा भी एक अस्तित्व है, एक सफल पत्रिका की मुख्य संपादक के रूप में, बिल्कुल कहानी की नायिका नंदिनी की तरह। कई बार परिवर्तन लाने में पूरा जीवन बीत जाता है तो कभी एक छोटी सी चीज बड़ा परिवर्तन ले आती है। मेरे साथ भी यही हुआ। उस एक तमाचे ने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। कहानी पढ़कर एक अजीब सी शांति थी मेरे मन में। मैंने तुरंत विनीता जी को ईमेल किया। विनीता जी, आपकी कहानी मैंने दोबारा पढ़ी। आपकी कहानी बहुत अच्छी है। मैं अपनी टीम को भी आपकी कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कहूँगी। अगर सफलता इस बार नहीं तो अगली बार अवश्य मिलेगी। अपनी आशा को निराशा में कभी परिवर्तित मत होने दीजिएगा। असफलता के कारण कभी अपने सपनों की बलि मत दीजिएगा। एक दिन वो जरूर पूरे होंगे। होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट।